यूपीपीसीएस और यूपीआरओ एआरओ के जो एग्ज़ाम हैं उन्हीं को देखते हुए जीएस की एक श्रृंखला शुरू की गई थी एमआरटी 300। एमआरटी का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, और ऐसी थीम कितनी है 300, यानी कि 300 ऐसी थीम है जो पिछले 20 से 25 वर्षों से यूपी लोक सेवा आयोग इन्हीं थीम से क्वेश्चन बना रहा है बार बार, और यही थीम 300 थीम ही हर वर्ष एग्जाम में रिपीट हो रही है। पिछले 25 से 30 वर्षों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो ऐसी थीम 300 से अधिक ही होंगी, कम नहीं है, वही एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर एमआरटी 300 प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत एमआरटी की अब तक ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। आज यह साइंस में रसायन विज्ञान की क्लास है, केमिस्ट्री क्लास, तो इसमें हम वे थीम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है, और 2 से ढाई घंटे में यह क्लास पूरी हो जाएगी। आप इसको बार बार देखें क्लास को, और पीडीएफ इस जो है कोई भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। और ये 300 थीम वे थीम है जो पिछले 25 से 30 वर्षों में लोक सेवा आयोग ने सबसे ज़्यादा बार रिपीट की है, और हर वर्ष इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। नई थीम से क्वेश्चन इतने नहीं बनते जितने इन्हीं से बनते, जोड़ तोड़ के पूछता रहता है। तो शुरू करते हैं। इसीलिए ये 1 क्लास 1 सब्जेक्ट और टू द पॉइंट है, इसमें कंसेप्चुअली कुछ है नहीं, जहाँ जहाँ पर होगा वो बता दिया जाएगा। तो आज हमारी जो रसायन विज्ञान की क्लास है उसके अंतर्गत जो टॉपिक है हमारे परमाणु संरचना, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, विलयन, धात्वें, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, यानी कि इन सभी के गुणधर्म, उपयोग इन सभी के, मिश्र धातु, अधातु, कार्बनिक रसायन, खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि और उर्वरक आदि विविध चीज़ें, कांच है, बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत है। यही थीम है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो केमिस्ट्री में ये सारी थीम अब तक पिछले 30 वर्षों में कम से कम पता नहीं कितनी बार, अनगिनत बार रिपीट हो रही। तो इन्हीं को हमने सेलेक्ट किया है, और ये एकदम फैक्चुअल है, कहीं कहीं पर कंसेप्चुअल है, और ये क्लास बहुत फास्ट गति से होगी, क्योंकि इसका पर्पस डिटेलिंग नहीं है, केवल आपको फास्ट गति से रिवीजन कराना, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको देख के अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ। आज की क्लास से आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, जो अभी परीक्षा होगी, चाहे वो आरओ की या पीसीएस की, इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो आप देखते रहे बस ध्यान से। तो शुरू करते हैं। देखो, ये कुछ अमल और उनके प्राकृतिक स्रोत है। वे अमल कहाँ से मिलते हैं, उनके प्राकृतिक स्रोत क्या है। रासायनिक उनका नाम नहीं आता, रासायनिक सूत्र की आवश्यकता नहीं, बस हमें उसका पता होना चाहिए। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वह है सिरका। क्या है, सिरका। एसिटिक अम्ल ये इसका फॉर्मूला है, तो सिरका इसका मुख्य स्रोत है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसी में विटामिन सी होती है, इसका जो प्राकृतिक स्रोत है आंवला, खट्टे फल और प्याज है। सिट्रिक अम्ल, यह संतरे से, नींबू से, खट्टे फलों से प्राप्त होता है। मिलेइक अम्ल सेब से प्राप्त होता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम से प्राप्त होता है। ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। एसिटिक अम्ल कम से कम 10 से 15 बार, टार्टरिक अम्ल भी कम से कम 10 बार, सिट्रिक अम्ल भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसलिए इनका इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाए। ऑक्जेलिक अम्ल, यह टमाटर, पालक, चने की पत्ती से प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल दही से प्राप्त होता है, पता नहीं कितनी बार आ चुका है। मेलेइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, यह चींटी से प्राप्त होता है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन ये आ चुका है पिछले 10 सालों में। फास्फोरिक अम्ल कोको कोला से प्राप्त होता है। ब्यूटारिक अम्ल मक्खन से प्राप्त होता है, यह भी कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अब ये बहुत तेजी से चलेंगे। अब हम अम्ल और उनके प्रयोग देखते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्योंकि इनके प्रयोग पूछते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पेट्रोलियम शोधन में, कार की बैटरी में, डाई में, पेंट में आदि में प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब प्रदूषण होता है तो उसमें प्रदूषकों में सल्फर भी होता है, क्योंकि इसका पेट्रोलियम शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। नाइट्रिक अम्ल रॉकेट ईंधन में आक्सीकारक के रूप में, अम्लजाज के रूप में विस्फोटक बनते हैं, इससे इसी से उर्वरक का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल औषधि निर्माण में, डाई और प्लास्टिक के निर्माण में। एसिटिक अम्ल खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने में, अचार बनाने में, सिरका बनाने में। सिट्रिक अम्ल यह धातुओं को साफ करने में और खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने में। ऑक्जेलिक अम्ल यह बेकिंग पाउडर के निर्माण में सहायक होता है। फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, कपड़ों की रंगाई और रंग हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभी और देखते हैं। हाँ,
यहाँ पर देखते हैं कुछ विभिन्न लवण हैं। अभी तक ये देखे हमने अम्ल, अब हम लवण देखते हैं और उनके अनुप्रयोग। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का क्या है, नमक में इसका प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसका कास्टिक सोडा पता नहीं कितनी बार आ चुका है, पिछले 30 वर्षों में कम से कम 15 से 20 बार सोडियम क्लोराइड आ चुका है। और इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी में। कॉपर सल्फेट या कीटनाशक में, विद्युत लेपन में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटास एलम या फिटकरी या खून बहाने को रोकता है और चमड़े की रंगाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड या नोसाद्र, इसका उपयोग किया जाता है उर्वरक के लिए, कपड़ों की रंगाई के लिए। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। सोडियम टेट्रा बोरेट या डेका भी बोलते हैं, इसी को सुहागा या बोरैक्स भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के लिए किया जाता है और ये एक तरह से ब्लीचिंग पाउडर का ही सूत्र है। अब हम आधुनिक जो अवरोध सारणी देखते हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें तत्वों की संख्या 118, लेकिन तत्वों की संख्या बढ़ गई है। प्रकृति जो नेचुरल तरीके से मिलते हैं 98 तत्व, कृत्रिम विधि से जो बनाए गए हैं यानी कि मानव निर्मित है 24 तत्व। धातु तत्वों की संख्या 93, अधातुओं की संख्या 18, उपधातुओं की संख्या 7। तो ये हमारी जो अवरोध सारणी है उसके कुछ गुणधर्म थे और देखते हैं इसके क्या गुणधर्म है। इसमें जो हमारे तत्व है अवरोध सारणी में, इसमें सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम। और दर धातु यानी कि वो धातु जो दर के रूप में वो पारा है। दर अधातु तत्व ब्रोमीन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, बहुत बार फिजिक्स में केमिस्ट्री में पूछा जा चुका है। विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, ग्रेफाइट। सर्वाधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन है, सोना। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन, ऑक्सीजन। पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन। एक परमाणविक तत्व है एक्रिय गैस। सर्वाधिक क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन, ये कई बार पूछा जा चुका है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन है, सीजियम। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। सबसे हल्की धातु है लिथियम, लिथियम जिससे मोबाइल वगैरह की बैटरी बनती है। अब कुछ प्रमुख जो तत्व है पदार्थ है उनका पीएच मान देखते हैं। देखो पीएच क्या होता है, पीएच आप ए से याद रख सकते हो, A7B। ए का मतलब होता है एसिड यानी कि अम्ल, और बी का मतलब होता है बेसिक यानी कि अक्षार। जो 7 से पहले वाले यानी कि 6 है, 5 है, 4 है, तीनों वे सारे क्या है, एसिड है यानी कि अम्ल है। और जो 7 के बाद है वे क्या है, 8, 9 वे क्या है, बेसिक है। तो देखो जल क्या है, जल ना तो एसिड है ना बेसिक है यानी उदासीन है जल। मानव का रक्त कैसा है, यह बेसिक है, 7.4 इसका मान है। मानव रक्त जो मृत्यु के बाद इसका ये कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। देखो मानव जब जीवित होता है तो उसका रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है यानी कि क्षारीय होता है। और जब जो भी 7 से कम होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे। तो जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका पीएच घट जाता है, तो कितना रह जाता है, 0.2 यानी कि अम्लीय हो जाता है। मानव की जो लार है वो क्षारीय और अम्लीय के बीच की है। मानव का मूत्र 5.5 से 7.5 उसका पीएच होता है। दूध 6.4 उसका पीएच होता है। कॉफ़ी 4.5 से 5.5 होता है उसका पीएच। बियर 4 यानी कि 4 से लेकर 5 तक होता है यानी कि क्षारीय होती है। शराब 2.8 से 3.8 यह भी क्षारीय होती है। सिरका 2.4 से 3.4 यह भी क्षारीय होता है। नींबू 2.2 से 2.4 यह भी क्षारीय होता है यानी कि क्षारीय नहीं अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से कम क्या होता है, अम्लीय, और 7 से अधिक क्षारीय। तो आंसू कैसा है, क्षारीय, 7.4 इसका मान होता है। अब विभिन्न जो धातु उनका महत्वपूर्ण अयस्क देखते हैं। जैसे सोडियम के अयस्क कई बार पूछा जाता है, यानी कि इन अयस्कों से यह सोडियम धातु प्राप्त होती है हमें, क्योंकि धातु सीधे नहीं प्राप्त होती, वह किसी न किसी अयस्क के रूप में हमें मिलती है, उसको जब हम परिशोधन करते हैं तब वो मिलती है। तो सोडियम प्राप्त होता है हमें नमक से, साधारण नमक यानी कि NaCl से, सोडा एस से, चिली चिली साल्ट पीटर से, क्रायोलाइट से, बोरेक से। ये सारे के सारे किसके अयस्क है, सोडियम के। अब हम देखते हैं
पोटेशियम के ये सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। पोटेशियम के जो एस्क है सिलिविन, सोनाइट, कार्नेलाइट। मैग्नीशियम के जो एस्क है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, जिकेराइट। कैल्शियम के जो एस्क हैं वह जिप्सम है, लाइमस्टोन है। एल्यूमिनियम के जो एस्क हैं, पता नहीं कितनी बार आ चुका है एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट है, ये बहुत बार आ चुका है परीक्षा में बॉक्साइट। तो बॉक्स एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होता है बॉक्साइट से, डायस्पार से, कोरंडम से। टीन हमें प्राप्त होता है कैसिटरेराइट से। लेड हमें प्राप्त होता है गैलेना से या सिरुराइट से। कापर हमें प्राप्त होता है क्यूपराइट से, मेलेकाइट से, एजोटाइट से। सिल्वर जो हमें प्राप्त होता है वह होता है अर्जेंटाइना से और केजीराइट से और रूबी सिल्वर से। आयरन हमें प्राप्त होता है हेमेटाइट से, लिमोनाइट से, सिडेराइट से। पारा हमें प्राप्त होता है सिनेबार से और यह कई बार पूछा जा चुका है। जिंक हमें प्राप्त होता है जिंक ब्लेंड से, जिंकाइट से। यूरेनियम हमें प्राप्त होता है कार्नेटाइट या पिच ब्लेंड से। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है यूरेनियम का एस कौन सा है, पिच ब्लेंड या कार्नेटाइट। और थोरियम हमें प्राप्त होता है मोनोजाइट से। और भारत पूरे विश्व में थोरियम के सबसे बड़े भंडार किसके पास है? भारत में, केरल के तट पर यानी कि मालाबार के तट पर। मैग्नीज प्राप्त होता है हमें मैग्नाइट से, पायरोसुलाइट से। कैडमियम हमें प्राप्त होता है गिरोनोकाइट से। सोना हमें प्राप्त होता है कैल्बेराइट और सिल्बेनाइट से। अब हम कुछ मुख्य मिश्र धातु देखते हैं एलाई, यानी कि ये धातु परीक्षा में हर वर्ष आती है। इनके उपयोग पूछे जाते हैं, इनका कभी कभी संगठन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको संगठन सभी धातुओं का नहीं याद रखना, कुछ मुख्य धातुओं का संगठन याद रखना है। तो देखते हैं, यहाँ से हर वर्ष एक क्वेश्चन आता है। और अलाय धातुओं से, क्योंकि रासायन जो हमारी परीक्षा है इसमें अप्लाइड चीज़ें पूछी जाती है, सैद्धांतिक चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती, क्योंकि सैद्धांतिक हिस्सा मानव के व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ना है, तो अप्लाइड चीज़ें पूछी जाती है। तो जैसे पित्तल, पित्तल को क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं। तो ब्रास जो मिल के बनता है वह कापर, उसमें 70% कापर होता है, 30% जिंक होता है। और पित्तल से आपको पता है बर्तन बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, अन्य उपकरणों में भी पित्तल का प्रयोग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पित्तल बनता है उसके तत्व कौन से हैं? कापर और जिंक, या कापर जिंक एल्यूमिनियम। तो कौन से तत्व? कापर और जिंक। आपको ये ध्यान रखना। परसेंटेज याद रख सकते तो बहुत अच्छा, मुख्य मुख्य परसेंटेज रखनी है। जैसे कांसा जिसको ब्रोंज बोलते हैं, उसमें कापर 88% और ये क्या है, ये स्टेन एसएन है 12%। इसका भी ध्यान ध्यान नहीं आना। ये बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, सिक्के बनाने में। टांका, इसमें लेड है 50 से 70% और एसएन है 30 से 50%। यह धातु को जोड़ने में और टांका लगाने में। गन धातु, तो इनके बस 3 के मुख्यतः आपको याद रखने परसेंटेज। गन धातु में कापर होता है, एसएन होता है और जिंक होता है। ये बंदूक बनाने में, तोप बनाने में, गियर वायरिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है गन धातु का। और देखते हैं, हाँ, टाइप धातु, इसमें लेड होता है, एंटीमनी होती है और एसएन होता है। यह मुद्रण में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सोना, इसको पूछा जाता है इसका परसेंटेज। इसमें कॉपर होता है 90%, एल्यूमिनियम 10%। इससे धातुएं बनती है, मूर्ति बनती है और आभूषण बनते हैं, जो यानी कि कृत्रिम आभूषण होते हैं। जर्मन सिल्वर, इसका भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। इसमें कॉपर 50 से 60%, जिंक 35%, निकल 15%। जर्मन सिल्वर से बर्तन बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है, यानी कि एल्यूमिनियम 95% और इसका ही प्रयोग होता है जहाज और वायुयान की बॉडी बनाने में। ड्यूरालुमिन, इसमें एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। यह वायुयान और प्रेशर कुकर बनाने में प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रांज, इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। कॉपर इसमें कितना होता है? 90%, एल्यूमिनियम 10%। और यह मुद्रण, आभूषण और सिक्के बनाने में, ये हमें पता होना चाहिए इसका परसेंटेज में। स्टेनलेस स्टील, इसमें आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8% और कार्बन 1%। यह मोटर गाड़ी व बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। एसन का मतलब होता है, अभी ध्यान आया, एसन का मतलब होता है टीन। क्या होता है? टीन। ध्यान रखना, एसन ये याद नहीं रहा था, एसन टीन होता है। अब कुछ प्रमुख कार्बनिक यौगिक और उनके अनुप्रयोग देखते हैं, क्योंकि अनुप्रयोग पूछता है हमेशा। तो सोडियम बेंजोएट का जो अनुप्रयोग है वह अचार बनाने में, मुरब्बा में, चटनी या फलों के आदि के परिरक्षण में प्रयोग किया है, यानी कि उनको लंबे समय तक सही रखा जा सके, उनका
उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के, यानी कि जब लंबे समय तक कोई चीज़ें रखनी हो तो उसे बोलते हैं परिरक्षण, उसको यानी कि सही रखना। एथिल अल्कोहल मोटर गाड़ी में बढ़ती हिमकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पाइराइन या कार्बन ट्रेट क्लोराइड, ये शॉर्ट सर्किट में लगी आग को बुझाने में प्रयोग किया जाता है। आप देखा होगा कि ये पाइराइट है या कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, जो हमारे आग के सिलेंडर होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। टैट्रिक अम्ल बेकिंग पाउडर के निर्माण में, सिट्रिक अम्ल अचार मुरब्बा के परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेफ्थलीन, यह इसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने से कीटनाशक वगैरह नहीं लगते उसमें, यानी कि आपने देखा हो ना कपूर की गोली कपड़ों में रख देते हैं, तो उसमें नेफ्थलीन का प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस, भीड़ को तितर बितर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि N2O जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड को ही आंसू गैस बोलते हैं एक तरह से, मतलब उसमें और भी तत्व होते हैं। ये लाफिंग गैस होती है, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लोरोटी क्लोरोटोन, यह यात्रा के दौरान चक्कर आने में जो दवाई ली जाती है वही क्लोरोटीन है। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है, लाफिंग गैस, अगर आपको इसको सुंघा दिया जाए तो आप हंसते रहेंगे। तो गैमेक्सिन व DDT, यह कीटनाशक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर जो बच्चे किसान परिवार से वो जानते हैं कि गैमेक्सिन या DDT क्या है। मरकेप्टेन, यह LPG के रिसाव का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे LPG गैस में जब इसको डाल देते हैं तो इससे उसकी सुगंध आ जाती है कि भाई गैस रिसाव हो रहा है। आपने देखा भी होगा कि जैसे गैस सिलेंडर खुलता है तो उससे एक अलग तरह की स्मेल आती है, तो वो इसी से संबंधित होती है। पोटेशियम परमंगनेट, यह जीवाणु नाशक दवा है, यानी कि जब आपने देखा होगा आपकी चोट लग जाती है तो डॉक्टर पट्टी पे एक लाल सी दवाई छिड़कता है, तो वो पोटेशियम परमंगनेट ही होता है। इथेफान या कैल्शियम कार्बाइड, फलों को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को गांव में क्या बोलते हैं, कार्बाइड बोलते हैं। बच्चे इससे पटाखा भी पटकाते हैं और यह आम उम को पकाने में प्रयोग होता है। पॉलीकार्बोनेट या बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसी का निर्माण इससे होता है, पॉलीकार्बोनेट से। ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। एलिथ्रीन या पायरेथ्रीन, यह पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका, मच्छर भगाने वाली दवा या कॉइल के निर्माण में, जो आप मच्छर भगाने की मोटी लगते हैं उसी में इसका प्रयोग होता है। अब और देखते हैं रासायनिक पदार्थ व उनके व्यापारिक नाम व उनके सूत्र क्या है। हमें सूत्र की आवश्यकता नहीं, हमें उनके रासायनिक नाम का पता होना चाहिए, यही परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे साधारण नमक, उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जब हम मैदे से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो फूल जाता है बिस्कुट बनाने में, ठीक है, तो उसमें बेकिंग पाउडर का ही, जलेबी बनाने में उसी का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, इसको अच्छा, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। देखो ये बाई है, तो बाई में बेकिंग बेकिंग बनाना, और ये धावन कपड़े धोना, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सुहाग बोरैक्स है। सोडा एस को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, यानी कि जो हम फिटकरी प्रयोग करते हैं उसी का नाम है ये, इतना लंबा। कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। चूने का पानी या भुजा हुआ पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, रासायनिक नाम यानी कि उसका। ये बिना भुजा हुआ चूना है और ये बिना भुजा हुआ चूना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। चूने के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। संगमरमर को भी कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। चाक को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको भी। नौशादर को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं, N2 उसका फॉर्मूला होता है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको। फिर लाल सिंदूर को लेड ऑक्साइड बोलते हैं। म्यूरेटिक अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियल को सान सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अमरलाज को सान नाइट्रिक अम्ल और सान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इसको 1:3 में मिलाया जाता है तो यही अमरलाज बनता है। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, और इसका जो परमाणु भार होता है वो 20 होता है, जबकि सामान्य जल का परमाणु भार कितना होता है, कम होता है इससे। और भारी जल का प्रयोग किस में किया जाता है, नाभ के रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें। गैमेक्सिन को बेंजाहेक्सोक्लोराइड बोलते हैं। फास्जीन को कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ये यानी कि जहरीले चीज है। सिरके को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और कार्बोलिक अम्ल को फिनाल बोलते हैं। मंड को स्टास बोलते हैं।
तो ये कुछ प्रमुख रासायनिक वे थे जिनको हम व्यापारिक नाम लेते हैं। अंगूर का जो रस होता है उसको, उसमें जो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो ग्लूकोज होता है। फ्यूरोन, डाइफ्लोरो एथेन होता है। फ्यूरोन यहाँ फ्रिज वगैरह में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम जो यूरिया उसका रासायनिक क्या नाम है, कार्बामाइड है। और यह पूछा जा चुका है। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। आयोडोफॉर्म को ट्राई आयोडोमीथेन बोलते हैं। मिक को मिथाइल आइसोसाइनाइट बोलते हैं। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1983 के लगभग, वह इसी गैस के रिसाव के कारण हुई थी, जिससे हजारों व्यक्तियों की अचानक मौत हो गई थी। मार्स गैस को मीथेन कहा जाता है। जो धान के खेत में ये मार्स गैस निकलती है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस में। और प्रोड्यूसर गैस क्या है, एक ईंधन है। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अब हम कुछ पीएच के आधार पर विलयन की प्रकृति देखते हैं। ये तो आपको बता दिया, जिसका मान पीएच होगा वो उदासीन होगा, और जिसका मान 7 से ज़्यादा होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। सूत्र आप याद रखना, A7B याद रखना, A7B, यानी कि 7 के बाद 8 9 जो आएंगे वो बेसिक होंगे। बेसिक को बोलते हैं क्षारीय, और ए को बोलते हैं एसिड, यानी कि 7 से पहले के अम्ल होंगे। तो 7 से 10 तक के दुर्बल क्षार होते हैं। 12 से 14 तक प्रबल क्षार होते हैं। 3.5 से 7 तक दुर्बल अम्ल होते हैं, और 0 से 3.5 तक प्रबल अम्ल होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ हम बहुलक देखते हैं। बहुलक हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप पॉलीथीन देखते हैं जिससे आप 24 घंटे हाथ में टांगे फिरते हैं सामान ले जाने वक्त, वो एक तरह के बहुलक से ही बना है। तो देखते हैं और उनका उपयोग देखते हैं। जैसे टेफ्लॉन है, परीक्षा में 10 से 15 सालों तक लगातार ही क्वेश्चन आ रहा है। खाने के बर्तन के लेपन में और विद्युत रोधक चीज़ों के निर्माण में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। डेंटल पेंट और प्लास्टिक बनाने में। पॉलीवाइनाइल क्लोराइड इसका रेनकोट बनाने में, चमड़े के कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन इसका पैकेजिंग में और खिलौना बनाने में। टेरिलीन बेल्ट और रेसे बनाने में। नाइलॉन या पैराशूट संश्लेषित रेशा और ब्रश बनाने में, जो आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं। बेकेलाइट यह गियर और विद्युत उपकरण बनाने में। पॉलीएक्रिलाइन टाइल यह संश्लेषित रेशा और संश्लेषित ऊन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीएथेनाइल एक्रोलेट या फिल्म बनाने में और पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रसायन संबंधित कुछ आविष्कार किसने किया, तो उसके बारे में देखते हैं। ये खोज और खोजकर्ता, यहाँ से क्वांटम का जो सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक ने दिया था। अपवर्जन का सिद्धांत दिया था पाउली ने, जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें किस तरह से तत्व रहेंगे एक कोष में, उसी से संबंधित है। परमाणु क्रमांक बताया था मोसले ने। परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। मेसन ये की खोज की थी युकावा ने, जो जापान के एक वैज्ञानिक है। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और तिर्यक नियम दिया था डोबरी नियर ने। ये कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार है। कुछ और भी देखते हैं। अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। अष्टक का नियम कोष्टक में, यानी कि 8 से जैसे अधिक होंगे वो अगले उसमें चला जाएगा तत्व। रेडियो सक्रियता का जो बताई थी हेनरी बैकुलर ने दी थी, और इन्हीं के पति थे पीरे बैकुलर। अनिश्चितता का नियम दिया था हाइजेनबर्ग ने। वर्ग विस्थापन का नियम दिया था सोडी और फेजेंस ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवोजियर ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। द्रव्य ऊर्जा समीकरण दी थी आइंस्टीन ने। और क्या है वह समीकरण, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये है वह समीकरण, ई बराबर एम सी स्क्वायर। अगर आप फार्मूले भी याद रखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आप परीक्षा में फ्री में पास कर जाओगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, मगर उनके जो पीछे छिपा रहता है फार्मूला छिपा रहता है। गैसों का विसरण का नियम ग्राम ने दिया था। सैस संयोजकता लुईस ने दी थी। पीएच मापक्रम सोरेंस ने दिया था। हीलियम लोकेर ने दिया था। विद्युत अपघट्य का नियम फैराडे ने दिया। समस्थानिक और संभारिक सोडी ने दिया था। भारी जल यूरे ने दिया था। अब भारी जल देखो, साधारण जल का जो सूत्र है H2O होता है। क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड। और भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और डी क्या है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। वैद्युत संयोजकता का सिद्धांत कोसन ने दिया था। उत्प्रेरण का सिद्धांत बर्जिलियस ने दिया था। नाइट्रोजन के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। पोलोनियम की जो खोज थी मैडम क्यूरी ने की थी। आंशिक दाब का नियम दिया था डाल्टन ने। ये सारे के सारे प्रश्न आ चुके हैं परीक्षा में, तो इसलिए आपको रटना है। प्रासरण दाब का नियम दिया था बर्कले ने। बायल का नियम दिया था रॉबर्ट बायल ने। सोडियम की खोज किसने की थी, डेवी ने। पोटेशियम की खोज भी डेवी ने की थी। और इनका ये कैसे तत्व है, थोरियम की खोज बर्जिलियस ने की थी। यूरेनियम की खोज कैलेप्रोथ ने की थी।
स्थिर अनुपात का नेम पाउट ने दिया था। क्लोरीन की खोज सीले ने की थी। क्लोरीन क्या है, एक गैस है। कैल्शियम की खोज डेवी ने की थी। मैग्नीशियम की खोज डेवी ने की थी। यानी कि सोडियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम की खोज डेवी ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टील ने की थी। पोजिस्ट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने की थी। और प्रोटॉन प्रोटॉन कैसा तत्व है, यह धनात्मक आवेश होता है इस पे। बोर का सिद्धांत नील बोर्स ने दिया। चार्ल्स का नेम चार्ल्स ने दिया था। और गणित अनुपात का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। आर्गन एक एक्रिय गैस है, रैमजे और रेले ने दी थी। इलेक्ट्रॉन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि मूल कण नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। और न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो है मतलब न्यूट्रल होता है, और इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। सीधे सीधे हजारों हजारों नहीं मतलब 20-30 बार तो ये पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। अब देखते हैं, अब तेजी से चलते हैं, क्योंकि ये आज की क्लास थोड़ा सा लंबी ना हो जाए। कोशिश हमारी रहेगी कि 2-2.5 घंटे में से समाप्त किया जाए, क्योंकि बहुत सारा काम है। जैसे पदार्थ है, पदार्थ को भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण किया है। तो पदार्थ को जो हमारा पदार्थ है उसमें भौतिक वर्गीकरण के अनुसार ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं, और मिश्रण में समांग मिश्रण होता है, विषमांग मिश्रण होता है। अब जो यौगिक होते हैं, यौगिक में कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे क्या है, सिर का कार्बनिक यौगिक है। और एन जो नमक का सूत्र है, अकार्बनिक तत्व है, सोडियम क्लोराइड। और एसिटिक अम्ल क्या है, वो कार्बनिक है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर सभी तत्व होते हुए अकार्बनिक कहलाते हैं। तत्व में धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं। तो आगे चलते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत देखते हैं। तत्व और उनका प्रतिशत, यानी कि पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो भूपटल में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन 46.60%, एल सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.3%, लोहा 5, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59। बस इतना याद रखने की आवश्यकता, बाकी सारा देख लेते हैं। मैग्नीशियम 2.09%, टिटेनियम 0.44 और हाइड्रोजन 0.14%। और कुल मिलाकर 99.14% होते हैं इन 10 तत्वों का जो भूपटल में कह रहा है, भूपटल में। अब मनुष्य के शरीर में जो तत्व मिलते हैं, देखो पृथ्वी पे भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, और मनुष्य के शरीर में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। प्रतिशतता देखते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। देखो आप क्या खाते हैं, ध्यान से देखना, प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। तो जो तत्व जिनसे वे बने होते हैं वही तो शरीर के बॉडी का निर्माण करते हैं, तो उसी से हमारी बॉडी बनती है। कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांत और हड्डी बनी होती है इनसे। और पोटेशियम, ये हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन बनाने में काम देता है। पोटेशियम पूछा जा चुका है कई बार। 0.35%, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, लोहा 0.004%। और जबकि देखो लोहा मैग जो हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसका मुख्य तत्व आयरन ही तो होता है उसमें। और कितना प्रतिशत है, 0.004%। कितना महत्व है हमारे लिए लोहा। आयरन की महिलाओं को टैबलेट भी देती है, जो आसाम है जो गांव में ये आयरन की फोलिक एसिड की टैबलेट देती है। तो कुछ समस्थानिक देखते हैं और उनका उपयोग देखते हैं। समस्थानिक और समभारिक हम उसकी आगे डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम 235, यह चट्टान की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी से यूरेनियम 235 से आगे चल के हम क्या बनाते हैं, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में भी किया जाता है। और इसका ही उपयोग क्या किस में किया जाता है, परमाणु ऊर्जा बनाने में। तो जो अभी ईरान का इजराइल का संघर्ष चल रहा है, वो कह रहा है ईरान की यूरेनियम को इसने इतना संवर्धित कर लिया कि अब यह परमाणु बम बना सकता है। जबकि अगर वो कम संवर्धित करता तो उससे परमाणु ऊर्जा बन जाएगी। परमाणु ऊर्जा नहीं, बिजली, यानी कि जैसे रावत भाटा में हमारा प्लांट है, नरोरा में, कैग्गा में, है ना, और कलपक्कम में। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त में थक्का का पता लगाने में, जब रक्त में थक्का जम जाता है उसका। कोबाल्ट का रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में।
आर्सेनिक 74 का ट्यूमर का पता लगाने में, आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि के उपचार में, फास्फोरस 32 का ल्यूकीमिया के उपचार में, लोहा 59 का अरक्तता का रोग पता लगाने में। अरक्तता का मतलब एनीमिया की समस्या से, और एनीमिया के से सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन होती है? महिलाएं होती हैं। तो ये कुछ हमारे तत्व थे जिनका उपयोग के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। अगर आप सही तरह से पढ़ेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको पता होना चाहिए आते कहाँ हैं से क्वेश्चन। अगर आपने वो ट्रैक करना सीख लिया तो आपके लिए परीक्षा पास करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए MRT 300 इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि इसमें उन्हीं थीम को चुना गया है जो पिछले 30 वर्षों से लगातार आ रही है और हर वर्ष रिपीट हो रही है। ये 300 थीम है, इनमें ज़्यादा भी हो सकती है, मगर हमने फिलहाल 300, जैसे 50 थीम हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में करा दी थी, इंडियन ज्योग्राफी में 70 थीम कराई, पर्यावरण में 50 थीम कराई, आज यहाँ भी 50 से 60 थीम होंगी। तो इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो, ये हमारी आवर्त सारणी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने, यानी कि जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं और जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो उसी के बारे में ये कह रहा है। जैसे आवर्त सारणी आपने देखी होगी, तो आवर्त सारणी ऐसे होती है, ये उसमें वर्ग होते हैं, ये ऐसे, यानी कि ये तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में और औरत में बाएं से दाएं जाने में। ये देखो, जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, और इधर क्या है, घटता है। विद्युत घनात्मकता बढ़ती है वर्ग में, और जबकि औरत में घटती है। आयरन आयनन ऊर्जा घटती है वर्ग में, यानी कि वर्ग की बात करता है, और औरत में बढ़ती है। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए बात तो यह है। विद्युत ऋणात्मकता, जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटती है, और जबकि इधर जाएंगे तो बढ़ती है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रीति घटती है और इधर बढ़ती है। ये टेबल इम्पोर्टेंट है, और इससे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कंसेप्चुअली पूछता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखना है। फिर बता देते हैं एक बार और ताकि समझ में ना आए। जो आवर्त सारणी होती है, आपने जब पढ़ी हुई केमिस्ट्री, ये होते हैं वर्ग, ये होते क्या, आवर्त होते हैं। तो इनकी संख्या लगभग 7 है, और ये है नीचे वर्ग ऐसे, ये इसी में ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, इस तरह से। तो ऊपर से नीचे जाने में, इधर से इधर जाने में, इसी की बात कर रहा था। अब कुछ विलयन के प्रकार देखते हैं। जिस यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आता है विलयन के प्रकार से। क्या? जैसे ठोस में ठोस का विलयन, यानी कि मिश्र धातु, जैसे पित्तल, और पित्तल में कौन बना होता है, तांबा और जस्ता होता है। ठोस में द्रव का विलयन, जैसे थीलियम में पारा का विलयन। ठोस में गैस का विलयन, जैसे कपूर में वायु का विलयन। यही पूछता है, द्रव में ठोस का विलयन, ये सेंटेंस दे देगा, आगे ऑप्शन में देगा ये पारा में लैड का विलयन। द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल मिला दिया जाए, यानी कि पानी में शराब डाल दी जाए, है ना। द्रव में गैस का विलयन, जैसे जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन कर दिया जाए, मिला दी जाए। गैस में ठोस का विलयन, जैसे धुएं में आयोडीन मिला दिया जाए। और गैस में द्रव का विलयन, कोहरा, बादल, अमोनिया गैस या का जल में विलयन, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। और गैस में गैस का विलयन, जैसे वायु। वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैसें है ना। और विलयन का रंग कैसे होता है उसके देखें, जिससे हमें पता चलेगा कि विलयन कैसा है। अम्लीय विलयन, अगर मिथाइल ऑरेंज है, अगर उसका रंग कैसा होगा, गुलाबी, तो वो होगा अम्लीय। अगर उसका रंग होगा पीला तो होगा कैसा, क्षारीय। अगर उसका रंग नारंगी होगा तो कैसा होगा, विलयन उदासीन। लिटमस, अगर रंग लाल होगा तो अम्लीय, नीला होगा तो क्षारीय, बैंगनी होगा तो उदासीन। फिनाइलफोथलीन, यह रंगहीन, गुलाबी और रंगीन। और अम्लीय क्षारीय का मैंने आपको सूत्र बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको रटने की आवश्यकता नहीं। A7B, ए का मतलब होता है एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल, बी का मतलब बेसिक, बेसिक का मतलब क्षार, यानी कि 7 से जो छोटे वे अम्लीय और 7 से जो बड़े वे क्षारीय। अब देखते हैं कुछ व्यापारिक तत्व और उनके बहुलक। जैसे वैसे तो हमने देख लिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये पॉलीमर यानी कि बहुलक देख लिए, बार बार ये रिपीट हो जाएंगे, इससे टाइम भी बढ़ेगा। हाँ, इससे नहीं देखते, ये देखते हैं हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। और हमारे लिए देखो, इम्पोर्टेंट हमारे लिए उनके अनुप्रयोग हैं। ये रासायनिक सिद्धांत नहीं, इनके बारे में बहुत कम पूछता है। ये पूछता है जैसे प्राकृतिक गैस है,
जो हमारा पेट्रोलियम होता है उसके प्रभाजों के नाम, यानी कि जो उसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं उनके नाम। उससे जो प्राकृतिक गैस, यह रसोई गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। पेट्रोल या जिसको गैसोलीन भी बोलते हैं, यह ईंधन या मोटर वाहन या स्पिरिट में प्रयोग किया जाता है। आप बाइक चलाते हैं वही तो है ये गैसोलीन, उसमें पेट्रोल डलता है। नेफ्था गैस संश्लेष रेशे के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। केरोसिन ऑयल, अब तो यह बंद ही हो गया, एक समय में लैंप और स्टोव जलते थे, ईंधन के रूप में पिया जाता था। डीजल, डीजल ईंधन के रूप में, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में डीजल ही डलता है, ट्रक वगैरह में। स्नेहक लुब्रिकेंट ऑयल, यह स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है और दवा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्नेहक समझ रहे हैं आप? पेट्रोल जेली, इसका प्रयोग स्नेहक बनाने में और दवा बनाने में किया जाता है। ये पैराफिन, पैराफिन का प्रयोग किया जाता है मोमबत्ती बनाने में और जलरोधी बनाने में। और कोलतार, यह बनाता है सड़क। आपने देखा होगा कि वो काला काला सा जो सड़कों पर डालते हैं वही तो कोलतार होता है। तो ये सभी के सभी पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट है और इनका रासायनिक सूत्र ये है। तो इनके बारे में नहीं पूछता रासायनिक सूत्रों के, इनके उपयोग के बारे में पूछता है। अब देखते हैं ईंधन, इम्पोर्टेंट है, हर वर्ष क्वेश्चन आता है। ईंधन, ठोस ईंधन होते, गैस ईंधन। ठोस ईंधन में लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आदि होते हैं। गैस ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस। और द्रव ईंधन में होते हैं पेट्रोल, स्पिरिट, डीजल, ईथर, केरोसिन, अल्कोहल। ये सारे, यानी कि ठोस भी हो सकता है ईंधन, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है। और ईंधन क्या होते हैं? उनके जलने से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। कुछ हम धातु देखते हैं और उनकी सक्रियता देखते हैं। सबसे अधिक और अभिक्रियाशील धातु, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसके बारे में घटती अभिक्रियाशीलता बता रहा है। क्या है? यानी कि जो तत्व यहाँ पर होगा पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और जो यहाँ पर सोना है वो सबसे कम क्रियाशील है। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर रोज आपको ये रटना है सीधे कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत ना हो। देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना। ये सबसे ज़्यादा, यानी कि जब हम नीचे जाएंगे क्रियाशीलता घटती है। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन है इसमें? पोटेशियम और सोना। आपसे स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। फिर कहेगा दूसरा स्टेटमेंट, सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा क्रियाशील है। गलत है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम का स्थान सोडियम से, हाँ ये सोडियम का स्थान पोटेशियम से नीचे है, तो ये इससे कम क्रियाशील है। तो इस तरह से स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो जो हमारा सीमेंट होता है ना, सीमेंट वो भी तो एक रासायनिक संगठन ही होता है। तो पोर्टलैंड में सबसे पहले सीमेंट का निर्माण हुआ था, तो उसका संगठन पूछ लेता है कि इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें मुख्यतः ऑक्साइड होते हैं विभिन्न धातुओं के। क्या होते हैं? ऑक्साइड। जैसे कौन कौन से ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड है, सबसे अधिक यही होता है, यानी कि चूना पत्थर 50 से 60%। फिर सिलिकॉन ऑक्साइड 20 से 25%। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी को एल्यूमिना भी बोल सकते हैं, 5 से 10%। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%। आयरन ऑक्साइड 1 से 2%। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड 1 से 2%। ये सभी क्या है? सीमेंट के संगठन है। आपसे पूछा जाता है कि ये इसमें क्या क्या होता है, तो ये आपको पता होना है। अब हम कुछ देखते हैं मिश्र धातु और कांच का रंग। यानी कि जब कांच का रंग, अगर हमें नीला रंग का कांच चाहिए तो हमें कौन सी धातु मिलानी पड़ेगी उसमें? कोबाल्ट ऑक्साइड। हरा कांच में कौन सा होती है? सोडियम, सोडियम क्रोमेट या फेरिक ऑक्साइड, ये धातु होती है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मिनट, हाँ। सिलेनियम ऑक्साइड, यानी कि वो जो कांच होगा कैसा होगा? नारंगी रंग का। भूरा जो कांच होगा फेरिस ऑक्साइड की वजह से भूरा रंग होता है। रूबी जो लाल होता है वो गोल्ड क्लोराइड की। पीला जो कांच होता है उसमें कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड होता है। पीकॉक नीला जो कांच होगा उसमें क्यूप्रिक लवण होते हैं। हरा जो कांच होगा वह क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। और लाल जो कांच होगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है। और चटक लाल जो होगा क्यूप्रिस ऑक्साइड के। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कांच का जो रंग होता है वो किस किस की वजह से होता है। अच्छा ये कुछ कांच है, इनके उपयोग और इनके संगठन भी देख लेते हैं कि किस कांच का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये कांच है, फ्लिंट जो कांच है उसमें वो जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका के मिश्रण से बनता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसका प्रयोग किस में किया जाता है इंपॉर्टेंट है। कैमरा बनाने में, दूरबीन का लेंस और विद्युत लैंप बल्ब में फ्लिंट कांच।
पायरेक्स जो कांच है प्रयोगशाला में इसके उपकरण बनाने में, सोडा जो कांच है ट्यूबलाइट बोतल प्रयोगशाला के उपकरण और दैनिक प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स जो कांच है धूप के चश्मे बनाने में, क्योंकि यह हानिकारक जो प्रबैंगनी किरणें होती है उनको रोकता है। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार क्रुक्स कांच पूछा जा चुका है। पोटास कांच अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के कांच या चश्मा और सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप या प्रिज्म बनाने में किया जाता है। और क्राउन जो कांच है या चश्मा व लेंस चश्मे के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इनके उपयोग में पूछते हैं। अब ये कुछ वे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है तो किस विधि से इसका निर्माण होता है, तो संपर्क विधि द्वारा इसका निर्माण होता है। इस्पात जो बनती है वो बेसर विधि द्वारा बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है ले ब्लॉक प्रक्रम द्वारा बनती है। अमोनिया जो बनती है हाबर प्रक्रम हाबर विधि द्वारा बनती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जा चुके हैं। विभिन्न प्रकार के ईंधन और उनके ऊष्मीमान, तो ऊष्मीमान ये कई बार पूछा जा चुका है और मुख्यतः बस एक दो के याद करते, ज़्यादा का हमें आवश्यकता है नहीं, जिसे क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं हर वर्ष ही। हम देखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन एक तरह के गैस है, इसका 55 है, बायोगैस का 35 से 40 है और ये उसमें मान KIG कैलोरी इस तरह से इसका कुछ इकाई दी हुई है। और एथेनॉल का हमारे लिए इसका मान है 30। ठीक है, यही हमें जानने ज़्यादा जरूरी, सारे जानने ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। तो ये हमने देख लिया, क्योंकि मिश्र धातु पीतल बनाने में बर्तन बनाने में ये देख लिया है टेबल हमने। खनिज लवण और उनके मानव शरीर में भूमिका, अब ये देखते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टेबल से हर वर्ष क्वेश्चन आता है। जैसे महिलाओं में जो खून की कमी हो जाती है, किसी भी व्यक्ति में कमी हो जाती है, वो आयरन की कमी से होती है, लोहे की कमी से। आयरन को कहते हैं लोहा, और इसीलिए उनको फोलिक एसिड वगैरह की बात कही जाती है देने के लिए। तो खनिज है लोहा, लोहे की कमी से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि अगर ये लोहा कम होगा तो ये लाल रक्त कणिका बनने की नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं बनने का, खून की कमी हो जाएगी, व्यक्ति सूखता चला जाएगा। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ये समस्या आ जाती है एनीमिया की। भारत की 50% से अधिक महिलाएं एनीमिक है, यानी कि उसमें खून की कमी है। कैल्शियम ये हड्डी और दांत के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित रखता है। फास्फोरस जीव द्रव्य और हड्डियों का निर्माण करता है। सोडियम पाचन में उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र के कार्यों को सहायता करता है। मैग्नीशियम मांसपेशी के संचालन और तंत्रिका तंत्र में सहायता करता है। पोटेशियम कोश के श्वसन और जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आता है इस टेबल से, तो आप अच्छी तरह से देखना। ये ठोस क्या होता है आपको पता है, द्रव जो बह जाता है, गैस उड़ जाती है, ठोस ये आपको पता है, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं। कोलाइड देखते हैं। जैसे एरोसोल है, एरोसोल में द्रव और गैस होती है, और उसके उदाहरण है एरोसोल के, एक तो कोहरा, बादल, कुहासा। फिर एरोसोल जो ठोस है, इसमें देखो ऊपर वाले में द्रव है, लेकिन इसमें ठोस और गैस से मिलकर बनता है एरोसोल। ये धुआं है, वाहनों से निकला अपशिष्ट है, ये इसके उदाहरण है। फोम जो होता है, जो फोम उसमें आता है ना, जो डेंट वगैरह में, उसमें क्या होता है, गैस होता है, एक द्रव, जैसे शेविंग क्रीम। पायस इसको इमल्स भी बोलते हैं, इसमें द्रव और द्रव होता है, जैसे दूध और फेस क्रीम, ये पायस के उदाहरण है। साल इसमें ठोस और द्रव होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़। तो इस तरह से ये पूछा जाता है कोलाइड विलियन। फोम गैस और ठोस होती है, इसमें फोम है, रबर है, स्पंज है, फ्यूमिस पत्थर है। जेल जेल में होता है द्रव और ठोस। जेली जेली भी इसी तरह का उदाहरण है। पनीर भी और मक्खन भी। देखो पनीर देखा आपने, कैसा होता है, ठोस भी होता है, ठोस सा होता है ना, लेकिन उसमें ठोस चीज भी है और द्रव भी, उन दोनों से मिलकर बना है। ठोस का सोल, यानी कि इसमें ठोस ही ठोस होगा, जैसे रंगीन रंगीन रत्न पत्थर, दूध या कांच, ये इस तरह के। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब कुछ कण हैं, उनके खोज करने वाले, उनके आवेश। तो आवेश मुख्यतः हमें 3 का ही पता होना चाहिए, उनका सही मान पता होना चाहिए आवेश का, यानी कि प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, मुख्यतः 2 ही पता होना चाहिए, बाकी उसके आवेश का पता होना चाहिए कि कैसा है। ये है मूल कण, मूल कण है प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान इतना है, लेकिन इसका ये जो आवेश है धनात्मक होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19, और इसकी खोज पूर्ति रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी।
इलेक्ट्रॉन इसका ऋणात्मक होता है, 1-1.6 जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन इस पे आवेश न्यूट्रल होता है, यह चैडविक ने खोज की थी। पॉजिट्रॉन यह भी पॉजिटिव होता है, एंडरसन ने इसकी खोज की थी। न्यूट्रिनो इसका द्रव्यमान भी शून्य होता है यानी कि न्यूट्रल होता है और इस पर आवेश भी न्यूट्रल होता है, वही पाउली ने खोज की थी। पाइमेसन यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह का होता है, इसकी खोज युकावा और हैदी ने की थी। फोटान कैसे होते हैं, यानी कि इसका द्रव्यमान भी शून्य होता है और इसका आवेश भी शून्य होता है, आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है हर रोज। अब देखते हैं समस्थानिक और संभारिक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है। देखो समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, क्या है, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी कि जो नीचे की चीज है ये 1 1 है ना, ये इनको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो है इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसमें क्या होते हैं, ये होता है इसमें दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ऊपर देखो ये अलग अलग है, हाँ यही है ड्यूटेरियम। फिर जिनके ऊपर की चीज परमाणु द्रव्यमान ऊपर के समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, देखो इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसका 18 है, इसका 20 है, लेकिन परमाणु भार इनके सभी के क्या है 40, तो उन्हीं को संभारिक। आइसोटोप्स यानी कि परमाणु क्रमांक समान, आइसोबार्स यानी कि परमाणु भार समान। बार का मतलब भार समझो, एक तरह से ट्रिक लगाओ। तो कुछ रेडियो स्थानिक समस्थानिक देखते हैं, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका प्रयोग, जैसे आयोडीन 31 या घेघा रोग के उपचार के लिए, थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए। आयोडीन 123 मस्तिष्क चित्रण या ब्रेन इमेजिंग इसी से किया जाता है। कोबाल्ट रक्त कैंसर के उपचार के लिए। सोडियम 24 रक्त में थक्का का पता लगाने, फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार के लिए। ये कुछ ईंधन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर रोज क्वेश्चन आते हैं, ये जो रेडियो स्थानिक है, और ईंधन से भी हर रोज क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से इनसे देखो, एक तो इस नाम पूछता है, इनका संगठन डेफिनेटली पूछता है, इनके स्रोत पूछता है, जैसे भाप अंगार गैस जिसको वाटर गैस भी कहते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। इसके जो स्रोत है यानी कि जहाँ से प्राप्त होता है, लाल तप्त कोयले पर जब भाप प्रवाहित करते हैं तो हमें वाटर गैस प्राप्त होती है। प्रोड्यूसर गैस, इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी होती है, और यह लाल तप्त कोयले पर जब अपर्याप्त वायु प्रवाहित की जाती है तो हमें प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होती है। देखो जहाँ भाप वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, वहीं प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। वहीं कोल्ड गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और यह लकड़ी के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है कोल गैस। प्राकृतिक गैस, इसमें 80% मीथेन होता है और फिर कुछ हिस्सा एथेन का होता है। तो पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होती है प्राकृतिक गैस। एलपीजी यानी कि जो सिलेंडर में भरी जाती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस उसको कहा जाता है, इसमें ये होता है मेथेन और ये इसका सूत्र है, और तेल के कुएं से हमें प्राप्त होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी बोलते हैं, इसमें मेथेन 85% होती है, इंपॉर्टेंट है, और यह पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होती है। बायोगैस या गोबर गैस, इसमें मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन है, लेकिन मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्राप्त होती है। कार्बन अपशिष्ट वगैरह से हमें प्राप्त होती है, और धान के खेतों से भी यह प्राप्त हो जाती है। तो अब देखते हैं कुछ बैटरी। बैटरी क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपके घरों में बैटरी रखी होगी ना, अब तो खैर इतनी लाइट आने लगी, बैटरी नहीं होती, पहले बैटरी होती थी सभी के घरों में, अभी भी होती है, जिनके घर में इन्वर्टर हो गए तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बैटरी दो तरह की होती है, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी। जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उन्हें बोलते हैं प्राथमिक बैटरी। जैसे सेल आते हैं, आपने देखा होगा कुछ सेल एक बार यूज किए और फेंक दिए। पहले जो रेडियो में सेल डालते थे घड़ी में, एक बार यूज करने में खत्म। जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं वे कहते हैं से होते द्वितीयक। तो देखते हैं, जो आवेशित नहीं किए जा सकते वे प्राथमिक बैटरी होते हैं, और सेल की भांति उनका व्यवहार करते हैं, जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल। शुष्क सेल वही आते थे जो घड़ियों में डलते थे, आज भी घड़ियों में डलते, हाथ की घड़ी में भी और दीवार घड़ी में भी, और इनको हम बार बार आवेशित करके चार्ज करके यानी कि प्रयोग कर सकते हैं। और यह जैसे गैल्विन सेल, विद्युत अपघट्य सेल, इसी तरह के उदाहरण है। सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम की बैटरी, ये इसी तरह के उदाहरण है। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों पूछे जाते हैं, ये आवेशित नहीं होते और इनको पुनः आवेशित चार्ज किया जा सकता है।
विभिन्न प्रकार की बैटरी भी देखते हैं और उनके संगठन भी पूछते हैं। हर रोज क्वेश्चन आता है, जैसे ये बैटरी, इसमें पॉजिटिव यानी कि एनोड, कैथोड निगेटिव क्या होता है, इसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है, इनका उपयोग कहाँ से किया जाता है। जैसे लेक्लेंसी सेल में एनोड होता है जिंक, कैथोड ग्रेफाइट, और इसमें अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का मिश्रण बनाया जाता है और यह ट्रांजिस्टर और घड़ी में प्रयोग किया जाता है। मरकरी सेल या जिंक पारा अमलगम एनोड होता है इसमें, और ये मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट इसमें कैथोड होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का मिश्रण इसका विद्युत अपघट्य होता है। कैमरा और कान की मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कैमरे में जो सेल लगते हैं वो यही लगते हैं, मरकरी सेल, और जो कान में लगाने वाली मशीन होती है जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उसमें भी यही सेल लगते हैं। शीशा संचयक बैटरी, इसमें लेड होता है, एथोड एनोड का काम करता है। लेड ऑक्साइड और भरा लेडी क्या था, कैथोड होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है, इसमें विद्युत अपघट्य वाहनों की बैटरी में और इन्वर्टर में ये होती है, जो शीशा संचालक बैटरी होती है, जो आपके घरों में इन्वर्टर होगा। ये कुछ कांच है तो बताई दिया था, जैसे पोटास कांच ये एक बार इनका उपयोग देख लेते हैं ताकि ये परीक्षा में क्वेश्चन अगर आपसे आए तो छूटे ना। जैसे पोटास कांच, इसी को कठोर कांच भी बोलते हैं, इससे हम बीकर बनाते हैं, जो प्रयोगशाला में परख नली बनाते हैं, उच्च तापरोधी उपकरण बनाते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच में धूप के जो चश्मे वो बनते हैं। पायरेक्स कांच या बोरोसिलिकेट कांच में प्रयोगशाला के उपकरण बनते हैं। फ्रेंट कांच का प्रयोग कलात्मक वस्तुएं, उपकरण, बल्ब, प्रकाशीय उपकरण इससे बनते हैं। क्राउन कांच से प्रकाश के उपकरण, चश्मे और लेंस बनते हैं। जेना कांच से, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कांच है जेना कांच। प्रयोगशाला में अम्ल क्षार रखने की बोतल, अगर आप देखो अम्ल क्षार तो बहुत तीव्र होते हैं, उनकी तीव्रता तो बहुत अधिक, तो उनमें इस तरह का ही कांच की बोतलों में तो रखे जाते हैं। कुछ दो औषधि जो होती है दर्द निवारक के रूप में काम की जाती हैं, तो हमें उनका एक तो वो औषधि का नाम पता होना चाहिए, उनका उपयोग पता होना चाहिए, उनके उदाहरण पता होना चाहिए। यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं। औषधि, जिससे दर्द निवारक या इसको दर्द निवारक को बोलते हैं एनालेजिक, तो इसमें यह दर्द को कम करती है। उपयोग तो इसका है, तो इसमें कौन कौन से इसके उदाहरण दर्द निवारक औषधियों के, एक तो एस्पिरिन, पैरासीटामोल, मॉर्फिन और फिनेसिटिलिन। जवरनाशी, एंटीपायरेटिक, यानी कि जो हमारा बुखार को कम करे, जवर को कम करे, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, फिनेसिटिन। एनाल्जिक और नोलजीन, नवलजीन अब यह बंद हो गई। प्रशांतक के रूप में, यानी कि तनाव और तनाव को कम करे, जटिल मस्तिष्क जब समस्या चल रही, दिमाग में दर्द हो रहा है तो उसको कम करे, जैसे एक्वालिन, वेलियम, क्लोरोडाइजे पेरोक्साइड, सिरोटोलिन, और ये इस पेमरोबेमेट, इस तरह की औषधि है। पूर्तिरोधी है, एंटीसेप्टिक, जैसे कोई जख्म लग जाता है ना, तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए, जैसे डेटॉल। डेटॉल क्या होता है, आपने देखा होगा, उस पर डाल देते हैं जख्म पे, और इसका ये रासायनिक नाम है, कभी कभी पूछा भी जा सकता है। तो क्लोरोजाइलिन एक प्रतिजैविक औषधि है डेटॉल, यानी कि सेवलोन, सेवलोन जो ऑक्टोसेवलोन क्रीम लगाते हैं। आयोडीन टिंचर, बोरिक अम्ल, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधि सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है, जब हमारे कहीं कट फट जाता है तो। जैसे पेंसिलिन, इसकी खोज किसने की थी, 1929 में फ्लेमिंग ने इसको खोज किया था, ये पूछा जा चुका है। एस्प्लिन, एमाक्सिलिन, ऑक्सोसिलिन और क्लोरोफेनोकॉल। एंटी मलेरियल, मलेरिया के उपचार के लिए, जैसे क्लोरोक्विनिन, ये पूछा जा चुका है कई बार। सल्फा ड्रग, पूर्तिरोधी के स्थान पर प्रयुक्त किया जाते हैं, जैसे सल्फानिलेमाइड, सल्फाडाइजीन और सल्फाप्रेडिन, यानी कि इसमें सल्फर धातु होती है, सल्फर तत्व होता है, यानी कि प्रति अम्ल, एंटी एसिडिक, अम्लता को कम करते हैं। जैसे आपको कहा ना कि यार पेट में एसिडिटी हो रही है, तो उसको कम करने के लिए जैसे बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब कुछ और देखते हैं, वैसे तो हमने देख लिया, फिर भी देखते हैं। क्योंकि यहाँ से हर रोज क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन आते हैं वे बहुत ही सामान्य से नहीं होते हैं। और तो देखते हैं, ये कुछ तत्व हैं यहाँ पर, ये कुछ तत्व हैं
ये वाले, और उनकी प्रतिशतता दी गई है। ये तत्व का नाम है, उनके चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, उनके परमाणु क्रमांक है। तो सौर मंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मिलता है, पृथ्वी में कौन सा मिलता है, और मानव शरीर में, ये पूछे जाते हैं, इसलिए एक ही टेबल में दिखाया गया। जैसे हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिलता है, इसका ये क्रमांक है और इसका परमाणु क्रमांक है, आप देखते रहना। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिलता है सौर मंडल में, जबकि पृथ्वी में 0.14 और मानव के शरीर में 9.5%। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 सौर मंडल में 27.5, ना ही तो यह पृथ्वी में मिलता है, मतलब मिलता तो है उसका, और ना ही ये मनुष्य के शरीर में। कार्बन, कार्बन का क्रमांक है 6, यह सौर मंडल में 0.30%, 0.30, और पृथ्वी में 0.03%। लेकिन ध्यान रखना, मानव के शरीर में 18.5%। देखो कार्बन, कार्बन अगर सौर मंडल में ज़्यादा होगा तो चारों तरफ क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ जाएगा। वायुमंडल की गैस में अगर कार्बन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कम है। अब इससे देखो, क्योंकि मनुष्य को जो यहाँ पर पृथ्वी जो ग्रह है हमारा, बहुत ही वैज्ञानिक विधि से निर्मित है। किस तत्व की कहाँ आवश्यकता है, जैसे शरीर में किस तत्व की आवश्यकता, वायुमंडल में किसकी आवश्यकता, पृथ्वी के स्थल मंडल में किसकी आवश्यकता है। नाइट्रोजन ये 7 क्रमांक है, और कितना मिलता है सौर मंडल में, पॉइंट इतना, जबकि ये पृथ्वी के जो उसमें इसकी कम मात्रा है, और मनुष्य के शरीर में इतना। ऑक्सीजन मनुष्य के ये कहाँ पर मिलता है, मनुष्य के शरीर में इतना, और पृथ्वी पर 40%। तो ये टेबल हमने देख ली थी, बाकी ये आ गई थी इसलिए बता। अच्छा, ये हमने देख लिया द्रव का द्रव में विलीन, ठोस का ठोस में विलीन क्या होता है, ये देख लिया था अभी जो पीछे देखा था। ये कोलाइड के भी प्रकार देख लेते, रंगीन ये। अब हम देखते हैं परमाणु और अणु। परमाणु क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। परमाणु की खोज की थी महर्षि कनाद ने, बहुत पहले की थी 600 BC में, और अणु की खोज की थी रॉबर्ट बायल ने 1616 में। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। एक से अधिक परमाणु से निर्मित होता है अणु। रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, यह रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता, अणु भाग नहीं लेता। कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता, इनको विभाजित किया जा सकता है। इन पर कोई बल नहीं लगाया जा सकता, इन पर आकर्षण बल लगाया जा सकता है अणुओं पर, ठीक है नहीं। परमाणु शास्त्र के पिता कौन है, महर्षि कणाद है। और अणु शब्द सर्वप्रथम किसने किया था, एवे एमेडियो एवोगाड्रो 1811 में इसका प्रयोग किया था। अब कुछ ये तत्व है, हमने इनको देख तो लिया था पहले, लेकिन इनके वर्ष नहीं देखे थे। जैसे इलेक्ट्रॉन 1837 में जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी, और इस ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, और ये पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन 1932 में चैडविक ने खोज की थी, इस पे आवेश शून्य होता है, आवेश रहित होता है। पॉजिट्रॉन एंडरसन ने इसकी खोज की थी 1932 में, और कैसा होता है, धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन 1930 में पाउली जो जापान के थे उन्होंने इसकी खोज की थी, और ये द्रव्यमान भी रहित है और आवेश भी रहित है। पाइमोसन, हाँ पाइमोसन की खोज की थी युकावा ने, ये है जापान के 1935 में। और यह है, इनका द्रव्यमान कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है, और धनात्मक होता है पाइमेसोन। तो ये इंपॉर्टेंट थे। एक फोटान रह गया 1926 में, लेविस ने इसकी खोज की थी। द्रव्यान, इस पे ना तो द्रव्यमान होता है और ना ही आवेश होता है, जिस तरह से न्यूट्रॉन किस पे नहीं होता। एक और तत्व है ना हमारा, कौन सा है, द्रव्यान रहित, न्यूट्रिनो और प्रोटॉन, यानी कि इन दोनों पे ना तो द्रव्यमान होता है इनके पास, और नहीं इनके पास आवेश होता है। अब हम कुछ और चीज देखते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व है लिथियम। लिथियम जिससे हमारी मोबाइल वगैरह की बैटरी बनती है, और इस समय यह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रणनीतिक धातु है, मतलब रणनीतिक तत्व है। सोने से भी अधिक इसकी वो बढ़ गई मांग, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही गैजेट्स यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील तरल तत्व कौन सी है, सीजियम। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील कौन है, गैस, फ्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आता है। कुछ अन्य देखते हैं जो रासायनिक चीजें हैं उनसे संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन आता है। विविध करके एक सेक्शन है। सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता किसकी, हीलियम की। रेडियो सक्रियता प्रकृति का तत्व कौन है, फेसियम। रेडियो सक्रिय तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 35।
ब्लॉक बी में स्थित तत्व कौन है? जिंक है, कैडमियम है, और पारा ये ब्लॉक बी में। वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन ही होता है हाइड्रोजन में। 1H1 में पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की सर्वाधिक दुर्लभ धातु कौन है? एसिटिलीन। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में धातु कौन पाई जाती है? एल्यूमिनियम। सर्वाधिक श्रृंखला चेष्टा वाला तत्व कौन है? कार्बन। यानी कि पूछना है कि सबसे ज्यादा यौगिक किसके? कार्बन के ही तो है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे तत्व इसके, विटामिन, प्रोटीन, ये सर्वाधिक हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम 238 है। विद्युत का न्यूनतम सुचालक होता है लेड, यानी जिससे हम धातु बनाते हैं। और सल्फर भी होता है, जो क्या है? सल्फर अधातु है, जबकि लेड क्या है? धातु। वायुमंडल की अधातु तत्व कौन सा है? सिलिकन। अधातु जो देखने में धातु जैसा लगता है, आयोडीन भी और ग्रेफाइट भी। पदार्थ जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है, आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन और गंधक। ये कैसे? ऊर्ध्वपतित की तरह से व्यवहार करते हैं। अकेली धातु कौन सी है? प्लेटिनियम और सोना। उच्च गलनांक और उच्च कर्षणांक किसका होता है? हीरे का, और यह एक धातु है। अत्यधिक फैलाव क्षमता किसकी है? बोरान की। नाभिकीय रिएक्टरों में परिशीतक यानी कि ठंडक प्रदान करने के लिए ड्यूरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। पानी में रखा जाता है, कौन रखा जाता है? पीला फास्फोरस। और सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, कैल्शियम के तेल में रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है, पोटेशियम को रखा जाता है, आयोडीन को रखा जाता है, सीजियम को। ये पूछे जा चुके हैं सभी के सभी। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कृत्रिम विस्फोट होता है डायनामाइट। और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रथम किसे दिया गया था? वांट होप को दिया गया था। और टिंचर आयोडीन होता है अल्कोहल में जब आयोडीन मिला देते हैं, उसी को टिंचर आयोडीन बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ ये देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में। वैसे तो हमने इसको देख लिया है, ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं एक बार हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये आते हैं कंसेप्चुअली। ये हमारे आवर्त सारणी का वर्ग है पीरियड, और ये होता है इस तरह से, ऐसे ऐसे, और ये वर्ग होता है। तो ये पीरियड में बाएं से दाएं ओर, और वर्ग में ऊपर से नीचे, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे जा सकते हैं और इधर से बाएं से दाएं जा सकते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक रहते हैं। एक वर्ग के सभी तत्वों के समान होते हैं। संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके बाद घटकर शून्य हो जाती है। एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। जैसे एक वर्ग के सारे तत्वों की संयोजकता समान होगी, जैसे ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 ही होगी। परमाणु त्रिज्या इधर घटती है, आगे आगे तो बिल्कुल उल्टे होते हैं, विपरीत। यहाँ पर घटती है तो यहाँ पर बढ़ती है। धात्विक गुण घटता है तो इधर बढ़ता है, आयनन विभव बढ़ता है तो इधर घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, घटती है। ऋणात्मकता बढ़ती है, घटती है। ऑक्सीजन गुण बढ़ता है, घटता है। अपचय गुण घटता है, बढ़ता है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लेना। हाँ, सबसे हल्का तत्व अधातु कौन है? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की ठोस धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की अधातु कौन है? हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु या तत्व कौन है? ओस्मियम। सबसे भारी ठोस अधातु है एस्टेनिन। सबसे भारी गैस अधातु है रेडान। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है किसकी? फ्लोरीन की। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? सीजियम। सबसे चमकदार अधातु हीरा है। सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो इस तरह से पूछे जाते हैं। और भी सबसे अधिक वैसिली धातु कौन है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम है। द्रव धातु तत्व कौन है? पारा। देखा ना कि जब उसमें बैरोमीटर में पारा गिर जाता है तो सोच आकाश का या आंधी का या तूफान का सूचक होता है। तो इस पारे का ही प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर में। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्जित तत्व है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सर्वाधिक आयतन विभव वाला तत्व है हीलियम। एक्रिय गैस है हीलियम एक। न्यूनतम आयतन विभव वाला तत्व है सीजियम। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग है शून्य वर्ग। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में सोडियम भी रखा जाता है। हड्डियों और दांतों में किससे बनी होती है? कैल्शियम से। कृत्रिम विस्फोट डायनामाइट से। और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का भारी तत्व है यूरेनियम।
जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनती है, परमाणु बम भी बन सकता है। अब हम अम्ल और ये तो देख लेते हैं, वैसे तो हमने आपको बता देता अम्ल और क्षार के बीच में क्या होता है, एक सिंपल सा डिफरेंस बताया था, क्या ये फॉर्मूला था 7A नहीं A7B। तो A7B क्या है, दोबारा से लिखना पड़ेगा, हाँ A7B, यानी कि 7 से पहले एसिडिक और 7 के बाद बेसिक। एसिडिक का मतलब अम्लीय, बेसिक का मतलब क्षारीय। तो इनके कुछ देखो, अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोक्सिल देता है। इसका पीएच 1 से 7 होता है, इसका 7 से 14 होता है। नीले रंग के लिटमस को लाल कर देता है या लाल रंग के लिटमस को नीला कर देता है। स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। और इसके उदाहरण है जैसे नींबू, दही, इमली, और इसके उदाहरण है कास्टिक सोडा, धावक सोडा, ये इसके उदाहरण है। तो बस यही था। सिट्रिक अम्ल, ये कुछ इनके प्राकृतिक स्रोत हैं, वैसे हमने देख लिया, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक पर्सन हर वर्ष आता है, तो इनको देख लेना ही उचित है। साइट्रिक अम्ल, ये खट्टे फलों में, नींबू में, नारंगी, टमाटर से हमें प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल फलों के रस से और सुगंधित तेलों से प्राप्त होता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों से, बर्रों या बिच्छू से प्राप्त होता है। पता नहीं कितनी बार यह पर्सन आ चुका है और ये सारे कितनी कितनी बार आ चुके हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश से प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल जो फिटकरी व सोरे में होता है। बेंजोइक अम्ल घास के पत्तों में, घास में, पत्ते में और मूत्र में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल सोरेल के वृक्ष से प्राप्त होता है। और मेलिक अम्ल सेब में होता है, केले में होता है, संतरे में, संतरे के छिलके में होता है, आलू और गाजर में होता है। मेलिक अम्ल के बारे में पूछा जा चुका है कई बार। अच्छा, ये कुछ पीएच और है, ये इम्पोर्टेंट है। हमें ये तो पता चल गया कि जो 7 से कम होंगे वे अम्लीय होंगे और कुछ जो 7 से अधिक होंगे क्षारीय होंगे। तो हमें जैसे पता होना चाहिए कि किसका, जैसे ये बैटरी अम्ल है, ये कैसा है, छात्री, इस क्षारीय 1 से 0 से 1 इसका होता है। 1.2 से पेट का जो जठर अम्ल होता है, जो पेट में होता है, ये क्षारीय होता है। 2.2 से 3.4 सिरका, नींबू का रस होता है, सिरके का जो पीएच होता है 3 होता है। 3.5 जो पीएच होता है वो संतरे के रस का और वाइन का होता है। 4 से 4.4 तक सोडे का और अंगूर का, टमाटर का रस होता है। खट्टा जब दूध हो जाता है उसका पीएच 4 से 5 होता है। अम्लीय वर्षा जब होती है, अम्लीय वर्षा नॉर्वे वगैरह स्वीडन में होती है, तो उसका 5.6 होता है। मानव का लार और गाय का दूध होता है 4 से 6 तक, यानी कि ये कैसा होता है, क्षारीय होता है गाय का दूध। उदासीन होता है, शुद्ध जल जो हम पानी पीते हैं, ये 7। मानव का जो मूत्र होता है कैसा होता है, ये अच्छा, ये 7 से कम अम्लीय है, ये क्षारीय है। तो मानव का मूत्र क्षारीय होगा, इसका ये है। और मानव रक्त भी क्षारीय है। रक्त प्लाज्मा क्षारीय 7 से 4। अंडे की सफेदी और समुद्र का जल 8 इसका मान होता है। पीएच यानी कि बेकिंग सोडा और पे सोडा 9.2 इसका मान होता है। पीएच यानी कि प्रतिमल 10 होता है पीएच। अमोनिया का पानी पीएच 11 होता है इसका। नींबू का पानी, साबुन का पानी पीएच इसका 12.5 होता है। नाली क्लीनर जिससे नाली साफ करते हैं 13 पीएच होता है। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच कितना होता है 14, यानी कि काफी क्षारीय होते हैं। चांदी एवं तांबा सबसे अधिक विद्युत चालक धातु तथा सीसा सबसे कम होता। विद्युत चालकता का घटता क्रम देखो, सबसे अधिक जो विद्युत चालक है वह चांदी होती है, उसके बाद तांबा होता है और एल्यूमिनियम होता है और फिर टंगस्टन होता है। देखो, अगर हम तांबे का तार क्यों प्रयोग करते हैं बिजली में, क्योंकि इसमें से बिजली जा सकती है, इसलिए तो प्रयोग करते हैं, यानी कि इसकी विद्युत चालकता काफी अधिक है। लेकिन तांबे से भी अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है, तांबे चांदी की। लेकिन इसके तार नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्टली है। तो फिर एल्यूमिनियम के तार होते हैं, फिर टंगस्टन के तार होते। भाई सारी चीजें अप्लाइड, और अप्लाइड ही आपको सीखना है। देखो, सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होता है चांदी की। चांदी के तार नहीं बनाए जा सकते क्योंकि काफी महंगी है, जो आपके घरों में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए तांबे के, कॉपर के तार होते हैं। फिर एल्यूमिनियम के तार होते हैं, आपने देखा होगा बिजली के खंभे पर पहले एल्यूमिनियम के तार होते हैं। फिर जो हमारा बल्ब है उसमें टंगस्टन का ही तो तार हो, टंगस्टन का ही तो फिलामेंट होता था, वो तंतु। अब इस समय तो आपको बल्ब नहीं दिखाई देता क्योंकि अब जैसे सीफेल वगैरह आ गई है ना, तो उसमें होता था। इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनका प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर धातु की उपलब्धता का क्रम, एल्यूमिनियम 7%, लोहा 4% और कैल्शियम 3%। धातुओं की सक्रियता का क्रम, अब यहाँ पर धातु कौन कौन सी क्रियाशील होती है उनका क्रम तो देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तांबा, मरकरी,
चांदी, सोना और प्लेटिनम। वैसे हमने ये टेबल बता दी थी जिसमें बताया था ना कि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, सबसे कम, उसमें उसी का ये इस तरह का रंग है। अब हम देखते हैं लोहा जो हमारा होता है आयरन, उसमें लोहे की प्रतिशतता के आधार पर उसके कुछ प्रकार होते हैं। यहाँ से इस टेबल से भी प्रश्न आते हैं और उसके कुछ अयस्क होते हैं। तो जैसे मैग्नेटाइट, यह काला रंग का होता है, इसमें लोहे का जो होता है 70 से अधिक होता है, 70%। हेमेटाइट, इसमें लाल रंग का होता है, 70% इसका वो होता है। लिमोनाइट ब्राउन कलर का होता है, 59 के लगभग होता है। सिडेराइट भूरा रंग का 48%। पाइराइट पीले रंग का 40% उसमें लोहे का मात्रा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर देखते हैं हम कुछ, जैसे धातु है इस्पात, तो उससे हम उनके उपयोग पूछता है, उसमें तत्वों की पूछता है, तो यहाँ से प्रश्न हर वर्ष आते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, इसमें 15% क्रोमियम होता है और इसमें जंग नहीं लगता, इसलिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं। ब्लेड होता है जो दाढ़ी जिससे बनती है, वाल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज इस्पात, इसमें 6 से 15% क्या होता है, मैग्नीज होता है। इससे रेल की पटरियाँ बनाई जाती हैं, काटने की मशीन बनाई जाती है। निकिल इस्पात, इसमें 3.4% क्या होता है, निकिल होता है, इसमें भी जंग नहीं लगता, इससे बिजली की तार बनाए जाते हैं। हवाई जहाज और मोटर के कलपुर्जे बनाए जाते हैं। इनवार, इसमें 36% तक निकिल होता है, इसका प्रसार गुण नहीं होता है इसमें। घड़ी के पेंडुलम की छड़ और स्केल पैमाना इसी से बनाया जाता है, इनवार से। टंगस्टन स्टील, इसमें जो टंगस्टन धातु है 10 से 20% होती है, इसका उपयोग स्प्रिंग बनाने में, चुंबक बनाने में, काटने के औजार बनाने में। क्रोम वेनेडियम स्टील, इसमें क्रोमियम इतने प्रतिशत होती है, यानी कि 1% से कम। वेनेडियम 0.15 से 0.15 से 0.5 तक होती है। बियरिंग और गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोम इस्पात, इसमें क्रोमियम 5% है। तिजोरी बनाते हैं, जो बड़े बड़े सोने के जो सुनार होते हैं उनके यहाँ पर जो तिजोरी रखी जाती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। बाल बेरिंग बनाने में, पत्थर काटने वाली मशीन बनाने, जो पत्थर काटने वाली मशीन है उसके दांत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये उपयोग पूछे जाते हैं इन धातुओं के, यानी कि इस इस्पात है, इस्पात के विभिन्न रूप है, तो कहाँ पर क्या इस्पात प्रयोग की जाएगी, उसमें कौन सा मुख्य तत्व होगा, आपसे यही पूछा जाएगा परीक्षा में। अब हम हीरे और ग्रेफाइट में से कई बार क्वेश्चन आता है। तो हीरा क्या है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूपक है। क्या है, कार्बन के अपरूपक है। दो, यह विद्युत का कुचालक है और यह चालक है। ग्रेफाइट, हीरा क्या है, कुचालक, और ये क्या है, चालक है, यानी कि इससे विद्युत जा नहीं सकती, इससे जा सकती है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.52, इसका 2.2 होता है। यह पारदर्शी रंगीन होता है, यह अपारदर्शी और रंग में खारा होता है। आभूषण बनाने में आभूषण नहीं बनाता। जहाँ हीरे की तो अंगूठी देखी होगी ना आपने, ध्यान आ गई। और जो हमारी पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल, उसका लेड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक व रंगीन और सबसे कठोर काले रंग का होता है, जिस जो उसका क्या नाम है, कार्बोनेडा, और इसे काला शीशा भी कहा जाता है। किसको, ग्रेफाइट को, यानी कि जो हमारी कच्ची पेंसिल होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो और ये दोनों ही कार्बन और ये के अपरूपक है, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही। पिट कोयला, पिट कोयले में कार्बन का अंश 50 से 60% है और निम्न श्रेणी का कोयला होता है, यानी कि कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं कार्बन के अंश के अनुसार। सबसे खराब कोटि का कोयला था पिट कोयला, जिसमें 50 से 60% कार्बन होता है। फिर लिग्नाइट कोयला, जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, और तमिलनाडु के नवेली में यह मिलता है। इसमें 60 से 70% कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला, भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, जिसमें 78 से 86% कार्बन होता है, और यह सामान्य किस्म है, घरों में इसी का प्रयोग किया जाता है। किसका, बिटुमिनस कोयला का। एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम कोटि का कोयला है, यह 96 से 98% मिलता है। जम्मू कश्मीर और भारत के कई राज्यों में मिलता है, यह सबसे उच्च कोटि का है। इसी से ईंधन का प्रयोग हो जाता है, कोल गैस बनाने में, संश्लिष्ट पेट्रोल के निर्माण में भी एंथ्रासाइट कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम ग्राफीन और फ्यूरिन देखते हैं, यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से यूपीएससी में तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन पीसीएस में अभी तक यहाँ से सिर्फ 2 या 3 बार ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आएगा जरूर। ये भी कार्बन के अपरूपक है। क्या है, जैसे ग्राफीन कार्बन का क्या है, एक नया अपरूपक है। तो ग्राफीन शब्द खोज की थी हेंस पीटर ने,
हेंस पीटर बोहम ने 1962 में। और इस ग्राफिन का प्रयोग होता है टच स्क्रीन जो आपके मोबाइल है। देखो किसी भी चीज़ का परीक्षा में पूछने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो क्या है अप्लाइड उसका ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए वो या व्यक्ति जो एग्जामिनर है जानना चाहता है कि आपको पता भी है या नहीं इन चीज़ों के बारे में, आप जो जो प्रयोग कर रहे हैं कि ये किससे बनी है किससे, तो आप उसी से जानना है। जैसे टच स्क्रीन बनाने में पहले टच स्क्रीन थोड़ा ही नहीं थी तो ग्राफिन पूछा ही नहीं जाता था, ठीक है। एलसीडी बनाने में पहले एलसीडी भी नहीं थी इसलिए नहीं पूछा जा सकता। एलईडी बल्ब बनाने में और चालक पदार्थ के रूप में तो इसलिए कम पूछा जाता। फ्लोरीन यह भी कार्बन का शुद्धतम रूप है और एक इसका निर्माण ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में हीलियम आर्गन एक्रिय गैसों की उपस्थिति में करके किया जाता है, यानी कि ग्रेफाइट से ही इसका निर्माण किया जाता है। इसे बक मीन्स फ्यूरिन भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है इसका नाम फ्यूरिन का। और इसका ये सूक्ष्म बाल बेरिंग बनाने में, हल्की बैटरी बनाने में, बैटरी के में जो लुब्रिकेंट प्रयोग होता है उनमें, प्लास्टिक और दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। अब यूपीएससी में ये तो कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन पीसीएस में भी अभी तक 3-4 बार आ चुके हैं, पूछा जाएगा। साधारण जल और भारी जल ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। साधारण जल जो हम पीते हैं साधारण से, और भारी जल का प्रयोग हम नहीं पीते, तो कहाँ कहाँ पर देखो साधारण जल का जो सूत्र होता है रासायनिक हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसमें 2 अणु हाइड्रोजन के होते हैं, इसमें ड्यूटेरियम के 2 अणु होते हैं, इसमें ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। देखो ऑक्सीजन का 1 अणु ही नहीं है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का 1 अणु, यहाँ पर D2 2 अणु है। इसका जो पीएच मान है 7 है, यानी कि उदासीन होता है, और इसका पीएच मान है 7.41। तो आपको बताना है कि भारी जल अम्लीय होता है क्षारीय। फॉर्मूला है A7B, ठीक है। इसका क्वथनांक 100 है, इसका क्वथनांक 101 है, इसका हिमांक 0.00 डिग्री है, यानी कि जैसे ही 0 डिग्री पे आएगा तो यह बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, और यह जैसे ही 3.80 तक पहुंचेगा तब ये जाके जमेगा। इसीलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है भारी जल का, नाभ के रिएक्टर में। इसका घनत्व 1 है, इसका घनत्व 1.1 है, इसका परमाणु भार अणुभार कितना है 18, इसका 20 है। तो भारी जल रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है उसको ठंडा करने में, क्योंकि यह काफ़ी उस पे जमता है, और ये हम पीने के वगैरह में प्रयोग करते हैं। हरा कशिश तो इनके कुछ नाम हैं, ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखो ग्रीन विट्रोल या हरा कशिश, फेरस सल्फेट को भी बोलते हैं हरा कशिश, या रोमन विट्रोल भी बोलते हैं। सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट या तूतिया को भी बोलते हैं। नीला कशिश कापर सल्फेट को बोलते हैं। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट को बोलते हैं। कशिश का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। ये हमेशा परीक्षा में आते हैं तो इसलिए बता दिए गए हैं। अब हम कुछ देखते हैं जैसे ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जो कुछ ये हमारे पीने वाले पदार्थ हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा है, और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं उनके बारे में। जैसे जो ब्रांडी होती है पीने वाली, सर्दी में बच्चों को ब्रांडी देते हैं ना कि ठंड लग गई बुखार तो जाएगा, खासकर जो सैनिक होते हैं उनके घरों में मिलती है। तो इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है 40 से 50%, और ये बनता है अंगूर से, यानी कि अंगूर को किण्वित किया जाता है तब ब्रांडी बनती है। जिनमें जिन एक तरह का पेय पदार्थ है, यानी कि वो जिन बोतल से निकला जिनकी मेरी इच्छा पूरी कर मेरी शादी करा दे। इसमें 35 से 40% अल्कोहल होता है और मक्का से प्राप्त होता है। रम रम का जो नाम है रेगुलर यूजेज मेडिसिन, यानी कि एक तरह की शराब तो है, अगर आप इसको सही तरह से प्रयोग करोगे, RUM इसका मतलब होता है रेगुलर यूजेज मेडिसिन, सर्दियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो यह दवा की तरह काम करती है, यह भी सैनिकों को मिलती है, तो जो ठंडे स्थान पर रहते हैं। रम में 45 से 55% अल्कोहल होता है, और गेहूँ से और मक्का से बनाई जाती है। विस्की, आप विस्की तो आपको सबको पता है 45 से 50% अल्कोहल सीरे से बनाए जाते हैं। बिना स्रोत स्रावित पेय, ये तो स्रावित पेय थे, और बिना स्रावित पेय अल्कोहल की मात्रा उनसे ये स्रोत के उनसे, जैसे बियर इसमें 3 से 6% है जो से बनती है। शैंपेन 10 से 15% है अंगूर से बनती है, और शैंपेन ही भारत में अंडमान निकोबार द्वीपों में पाई जाने वाली एक जनजाति है। पोर्ट और शेरी 15 से 25% इसमें अल्कोहल होता है, अंगूर से प्राप्त होती है, हमें अंगूर से बनती है। और साइडर यह 2 से 6% इसमें अल्कोहल होता है, सेब से प्राप्त होती है। कुछ हमें उत्प्रेरक देखते हैं और उनका प्रयोग देखते हैं, अनुप्रयोग, क्योंकि यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन जो आते हैं इतने साधारण से होते हैं, और ये अगर आप नहीं कर पाओगे तो समझो कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे और आप बाहर हो जाओगे। तो ये हम देखते हैं क्या है, जैसे लोहे का जो चूर्ण है ये कैटलिस्ट है, इसका कहाँ
तो इस चूर्ण का प्रयोग कहाँ पर होता है? जैसे हैबर की प्रक्रिया द्वारा जब हम अमोनिया बनाते हैं अमोनिया, तो उसमें लोह जो होता है आयरन वो उत्प्रेरक का काम करता है। प्लेटिनियम का जो चूर्ण है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में। नाइट्रोजन का चूर्ण जो है वह लेड चैम्बर का प्रयोग द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में। निकिल जो है यह वनस्पति तेल से कृत्रिम जो घी डालडा जिसको कहते हैं हम उसको बनाने में निकिल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। गर्म एल्यूमिनियम का प्रयोग ईथर से शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग डेक्कन विधि द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए किया जाता है। इरेप्सिन एंजाइम का प्रयोग आंत में प्रोटीन को अमीनो एसिड में अपघटित करने के लिए जाता है। टाइलिन एंजाइम का प्रयोग मानव का जो लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, यानी कि जो मानव की जो लार है और उसमें उपस्थित जो लार में स्टार्च है उसको ग्लूकोज में बदलता है टाइलिन। जाइमेज जो एंजाइम है ग्लूकोज को एथिल शराब में बदलता है। डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। माइकोडोम एसिटी ये चुकंदर से सिरका प्राप्त होता है। इन्वर्टेज एंजाइम गन्ने से फ्रैक्टोज और ग्लूकोज गन्ने में से फ्रैक्टोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टिक वैसिली यह दूध से लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में प्रयोग होता है। और ये टेबल से हर वर्ष क्वेश्चन आता है। यहाँ पर जो भी आपको थीम कराई जा रही है वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये हमने बता दिया फ्लिंट कांच और ये सारा क्रूक्स कांच ये वगैरह ये सारे बता दिए कि इससे क्या बनता है, फिर भी एक बार बहुत जल्दी से बता देते ताकि ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ये इनका क्या है रासायनिक मिश्रण, ये यहाँ से नहीं पूछा, कभी कभी पूछ लेता है जब उसका सर में ज़्यादा ही दर्द होगा आयोग के तो वो पूछ लेगा डीप क्वेश्चन, नहीं तो जैसे जल कांच इससे उपकरण बनाने में। सोडा कांच इसके ट्यूबलाइट और दैनिक उपयोग के बर्तन बनाने में। फोटो क्रोमेटिक कांच धूप के चश्मे बनाने में। पायरेक्स कांच दवाई बर्तन के पात्र और प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। फ्लिंट कांच कैमरा में विद्युत बल्ब बनाने में। दूरबीन के सूक्ष्मदर्शी लेंस बनाने में। कठोर कांच प्रयोगशाला की जो बोतल है जिसमें रासायनिक तत्व रखे जाते हैं उसमें। क्रूक्स कांच चश्मे का लेंस बनाने में, क्योंकि यह क्रूक्स कांच बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखों को बैंगनी किरणों से रोकता है हानिकारक। जेना कांच बहुत ही इंपॉर्टेंट है रासायनिक बोतल और वैज्ञानिक उपकरण के निर्माण में, झूमर बनाने में, जो झूमर घरों में लटके जाते हैं। लेड क्रिस्टल कांच यह सजावटी विद्युत उपकरण बनाने में। क्राउन कांच चश्मे के लेंस बनाने में। पोटास कांच उस ताप सहायक उसका कांच बनाने में। और बर्तन यानी कि ऐसा कांच का बर्तन जो अधिक तापमान में भी पिघलता नहीं, वो पोटास कांच से बनता है। और क्वार्ट कांच लैंप का निर्माण बनाने में। तो ये इम्पोर्टेंट थे। अच्छा ये हमने देख लिया वैसे तो कि किस ये हमारे कांच को रंग देने वाले तत्व है। अगर ये मिला देंगे कार्बन तो हमें भूरा कांच प्राप्त होगा। ये हमने देख लिया कोबाल्ट, ये देख लिया पहले से हमने। तो इम्पोर्टेंट अब हम कुछ विस्फोटक पदार्थ देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। RDX इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने इसका आविष्कार किया था 1898 में। और इसका रासायनिक नाम है RDX, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। रासायनिक नाम पूछा है UPPCS में साइक्लोटाराई मिथाइल ट्राई नाइट्रामीन इसका पूरा नाम था। ये PCS में 2024 में या 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है RDX का, तो आपको पता होना चाहिए। NTG ट्राई ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इसका नाम है। यह एक रंगहीन तेल है। इसको TNG को नोबल का तेल भी कहा जाता है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन ये इसका नाम है। ये इसका सूत्र है, सूत्र बस आपको नाम पता होना चाहिए TNT का ट्राइनाइट्रोटोलुइन। और ये सांद्रण है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल का और किसका क्या है नाइट्रिक अम्ल का की क्रिया से बनता है। TNP क्या है ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी कि इसी को हम पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। और यह फिनोल और सांद HNO3 के जब क्रिया करते तो हमें यह प्राप्त होता है। तो ये कुछ हमारे विस्फोटक थे और यहीं से क्वेश्चन आता है हर वर्ष। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण विस्फोटक देखे। तो ये हमारी लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी। इसमें हमने इम्पोर्टेंट वे सभी टॉपिक देखे जो पिछले 30 वर्षों में जिस थीम से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री के। तो यहाँ से आपको डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं केमिस्ट्री से, मगर वे सारे के सारे आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ ये क्लास जाके आप यूट्यूब से देख ही सकते हैं और
पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। नेक्स्ट हमारी क्लास फिजिक्स की होगी, उसके बाद बायो की। 2 से ढाई घंटे में हमें कोई भी सब्जेक्ट कवर करना है, ताकि आप उसको बार बार देख सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य उन्हीं टॉपिकों को लिया गया है। यानी कि फिर एक बार बता दें, MRT 3 का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, ऐसी थीम जिनसे पिछले 30 वर्षों में यूपी PCS आयोग ने क्वेश्चन लगातार बना रहा है, और ऐसी थीम की संख्या 300 है। मोस्ट रिपीटेड थीम, MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम। ऐसी थीम कितनी? 300। 300 थीम से यूपी लोक सेवा पिछले 30 वर्षों से लगातार क्वेश्चन बना रहा है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे। इसी की है क्लास चल रही है, जिसमें अभी तक भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की एक क्लास, वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक क्लास, इन्वायरमेंट की एक क्लास, इन 3 क्लास से आपको 30 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा एग्जाम में। आज की क्लास से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, और फिजिक्स के बाद बायो से सबसे ज़्यादा आते हैं। तो बायो की क्लास लगभग 3 से 3.5 घंटे की होगी। कल फिजिक्स की क्लास है, तो कल की क्लास से भी जुड़िए।